हेलो दोस्तों। हाल ही में एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है जिसमें कि जो SC ST है उसमें भी सब कैटेगरी की बात कही गई है। हालांकि आप देखेंगे ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है अभी, और बहुत तरह के इसके ऊपर विचार चल रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये जानने का कोशिश करते हैं हम लोग जानने की कि आखिर ये जो है क्या है। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इसको 6-1 से पारित किया है, जिसमें ये जजमेंट दिया गया है कि जो SC ST है उस वर्ग में भी सब कैटेगरी किया जाए, वैसे लोगों का जो कि SC ST में ही हैं और लेकिन उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है, और वो जो वीकर सेक्शन के रूप में है उस वर्ग में। तब आप देखेंगे कि ये जो है जस्ट लाइक आप देखेंगे कि OBC में अभी तक से क्या था, OBC में क्रीमी लेयर की बात कही जाती थी। तो इस तरह का प्रावधान करने की कोशिश की जा रही है, बट ऐसा अभी कहा नहीं गया है कि क्या बनेगा, वो बाद में डिसाइड किया गया किस तरह से उसको कैटेगराइज किया जाए। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि संविधान में इसका क्या प्रावधान है। आप संविधान में देखेंगे कि कहीं भी कास्ट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, इसमें किया गया है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। मतलब ये क्लास की बात करता है कि जो सोशली और इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड है हमारी सोसाइटी में, उनके जो है सरकार जो है उनके लिए अफर्मेटिव एक्शन लेगी, सकारात्मक एक्शन लेगी, ताकि वो समाज के जो हैं समाज में एक बराबरी समानता का स्थान आ सके। तब देखिए इंडिया में जो है लेकिन कास्ट सिस्टम जो है बहुत प्रोमिनेंट है। तो एक तरह से देखिए कि क्लास और कास्ट एक जैसा मान लिया गया और कास्ट के आधार पे हमारे यहाँ रिजर्वेशन दिया जाता है। तो ये वर्ग तो आप लोग जानते होंगे कि वर्ग जो कहीं भी क्लासिफाई किया जाता है तो एक तरह की प्रॉपर्टी होती है, उसको एक वर्ग में रखा जाता है। तो इसमें क्या है, कहा गया है कि जो SC ST हैं उनमें वीकर सेक्शन जो हैं उनके लिए जो है प्रावधान करना जरूरी है। अब देखिए हम देखते हैं कि रिजर्वेशन क्या होता है। आप लोग रिजर्वेशन के बारे में बहुत सुने होंगे, और हम लोग का दिन प्रतिदिन मतलब उसे सामना होता ही है इस तरह की समस्याओं से, या फिर इस तरह का जो प्रावधान है, इस तरह के बहस से, इस तरह का जो एक विचार है, उस तरह की चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो ये देखिए आर्टिकल 14 जो है हमारा, ये क्या कहता है, इक्वलिटी का बात करते। आर्टिकल अगर आप 14 से 18 तक देखेंगे तो ये पूरी समानता की बात करती है। उसमें जो 14 आर्टिकल है उसमें दो तरह की बात कही गई है। एक तो कहा गया इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब न्याय के समक्ष जो है समानता, और दूसरा कहा गया इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो देखिए इक्वलिटी बिफोर लॉ ये हमारा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ये ब्रिटिश है, और ये जो है US से लिया गया है। इन दोनों में क्या फर्क है, ये कहता है कि कानून के समक्ष सभी लोग समान होंगे। चाहे आप आ, कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, SC हो, ST हो, जनरल हो, या कोई भी वर्ग हो, जवान हो, बच्चा हो, सब कोई क्या होगा, कानून के समक्ष समान होगा। लेकिन ये कहता है आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब हमने समान कानून को कर दिया, लेकिन आप देखेंगे कि समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि सच में ऐतिहासिक और सामाजिक कारणों से जो है वो पिछड़े रह गए हैं। तो अगर हम उनको बराबरी तक लाके नहीं खड़ा करेंगे तो हम कैसे उनके साथ एक जैसा कानून बना के बिहेव कर सकते हैं। तो इसलिए ये कहा गया इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब कि समान परिस्थिति में पहले तो उनको समान करो, समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाएगा। तो ये देखेंगे इसको एक तरह से सकारात्मक माना जाता है कि मतलब आप जो हैं पहले आप समानता लाइए। मीन सरकार को ये कहा जाता है, राज्य को ये निर्देश किया जाता है कि अब समाज में जो है समानता लाना जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, समानता को विकास करना। मतलब ये समानता के लिए जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है वो समानता स्थापित करने के लिए कौन कार्य करेगा, वो राज्य करेगा। और इसके आधार पर देखेंगे यहीं पे आरक्षण का प्रावधान आता है, जो हमारे संविधान में आर्टिकल देखेंगे 15(4) के तहत और 16(4) के 4(a) के तहत जो आरक्षण दिया गया है। आप देख लीजिएगा इस आर्टिकल को, जो आरक्षण का प्रावधान है इसमें दिया गया है और क्या बातें कही गई हैं। लेकिन ये जो आरक्षण आया है हमारे यहाँ संविधान में, ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से ही निकला है।
अब देखते हैं हम कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या होती है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के तहत ये निर्णय दिया गया जो 6-1 से मैंने कहा पारित किया गया था। तो सबसे पहले देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है आर्टिकल 145 के 3 के तहत जो है, ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको अधिकार है कि वो किसी भी जो मतलब मान लीजिए कि संविधान की व्याख्या से या लॉ के विस्तृत व्याख्या से संबंधित जो भी कार्य करना है उस पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का गठन किया जाता है और इसको हर पहलू को देखा जाता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के व्याख्या किस प्रकार से की जाए और इसमें जजमेंट दिया जाता है। तो दूसरा सवाल ये आता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या अपने जजमेंट को, क्या पूर्व में जो कोई संविधान पीठ ने जजमेंट दिया है क्या उसको चेंज कर सकती है? तो हाँ, ये चेंज कर सकती है। अगर आप आर्टिकल देखेंगे 137, तो इसके तहत कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अगर पूर्व में ही जजमेंट कोई दिया है, किसी प्रकार का जजमेंट है और उससे अगेंस्ट जाके जजमेंट देना है, तो ये अपने जाके ओवर रूल कर सकती है। मतलब अपने जजमेंट को ही ये फिर से रिजेक्ट करके फिर से नया जजमेंट दे सकती है। आप जानते हैं कि संविधान की व्याख्या या फिर कानून की व्याख्या जैसे जैसे समाज विकसित होता है या समाज आगे जाता है तो उसके तहत चेंज होता जाता है। तो ये जो है यहाँ पे देता है संविधान पीठ बना के फिर से वो उसको ओवर रूल करने का जो प्रोविजन है ये आर्टिकल 137 में है। अब देखें ये क्या था निर्णय। एक केस आया था 2005 में ईवी चिनैया वर्सेस आंध्र प्रदेश स्टेट। उसमें स्टेट ने क्या किया था कि सब कैटेगरी किया था एससी वर्ग का। उनको स्टेट को ऐसा लगा कि जो कुछ वर्ग हैं एससी में जिनको कि अभी भी वीकर सेक्शन में है और उनको आरक्षण का सही लाभ नहीं मिला है, तो उनको जो है एक सब कैटेगरी करके उनको लाभ मतलब पहुंचाने के लिए किया था। लेकिन ये जजमेंट जो है इस केस में ये जजमेंट जो है ये खारिज कर दिया। इसने ये कहा कि सिंगल होमोजेनस क्लास जो है इसमें कास्ट को एक माना कि जैसे एससी के आधार पर ही दिया जा रहा है, तो हम जो है अगर सब क्लासिफिकेशन करेंगे तो जो इक्वलिटी लॉ है मतलब हमारे संविधान में जो इक्वलिटी का प्रावधान किया गया है उसका वायलेशन होगा। और इस आधार पे उसने मना कर दिया था कि स्टेट जो है ये नहीं कर सकती है सब क्लासिफिकेशन एससी एसटी में। ठीक है, लेकिन 2024 में फिर से ये केस आया और आप देखिए ये जो है केस का जजमेंट जो है जस्ट उल्टा दिया गया कि अब स्टेट कैन क्लासिफाई। अब ये चीज जोड़ा गया तो अब देखेंगे अपने ही जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही पुराना डिसीजन था उसको ही ओवर रूल करके रिजेक्ट करके फिर नया डिसीजन दिया है। तो हम देखते हैं कि ये किस कंडीशन में हो सकता है, मतलब ये सुप्रीम कोर्ट कैसे कर सकती है। तो अगर इसको करना है तो क्या होना चाहिए, इसको अर्लियर जो जजमेंट दिया गया है, मान लिया अर्लियर जजमेंट दिया गया था वो 5, अच्छा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो होता है एक चीज आप जान लीजिए कि उसमें मिनिमम जो है 5 जजेज होंगे, मिनिमम 5 जजेज होंगे। अब मैक्सिमम जो है बढ़ता घटता रहता है लेकिन मिनिमम 5 जजेज से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो आर्टिकल 145(3) के तहत बनाया जाता है। तो देखिए अगर अर्लियर जजमेंट पास किया गया होगा 5 से, तो हम अगर 6 का बना देते हैं उससे ज्यादा का, मतलब क्या है कि ओवर रूल द अर्लियर जजमेंट। तो जज को क्या करना होगा, जो एग्जिस्टिंग जो ओरिजिनल डिसीजन दिया गया था उस समय जितने जजेज थे उससे ज्यादा जजेज इसमें होंगे तभी वो डिसीजन को फिर से रिजेक्ट करके नया डिसीजन दे सकते हैं। तो ये जो है संविधान में प्रावधान किया गया है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट केस आपने सुना होगा, सबने जो भी तैयारी करते हैं या जो भी संविधान या जो पॉलिटी पढ़ते हैं या जो भी समाज के नागरिक हैं वो जानते हैं केशवानंद भारती बनाम जो केरल था राज्य 1973 में, वो एक बहुत मील का पत्थर हमारे संविधान के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए शामिल हुआ था। ये क्यों हुआ था, क्योंकि इसने जो है गोलकनाथ वर्सेस पंजाब केस आया था 1967 में, इस जजमेंट को हटा के एक नया जजमेंट दिया था, अपने ही जो पहला जो जजमेंट दिया था उसको रिजेक्ट किया गया था। तो गोलकनाथ में कहा गया था कि पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट जानते 368 के तहत संविधान संशोधन करती है। ये जो संशोधन है, अमेंडमेंट है, ये जो है ये फंडामेंटल राइट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, फंडामेंटल राइट को कम नहीं कर सकती है। मतलब फंडामेंटल राइट में ये एक तरह से देखा जाए तो उसको रोक लगाया गया था कि इसको जो कर्टेल नहीं कर सकती है।
ठीक है, ये कर्टेल करने का, इसको जो काटने का मतलब कहीं भी उसमें संशोधन करने का अधिकार जो है छीन लिया गया था पार्लियामेंट से। ये था 11 बेंच का, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था। फिर 1973 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो केशवानंद भारती बनाम केरल, इसी जजमेंट के अगेंस्ट में दिया गया, जिसमें कहा गया कि जो है 368 के तहत जो है पार्लियामेंट कहीं भी कर सकती है संशोधन। मतलब वो पार्लियामेंट संशोधन करने के लिए तो बिल्कुल ये है, स्वतंत्र है, लेकिन एक बेसिक स्ट्रक्चर की बात कही गई। यहाँ पे देखिए बेसिक स्ट्रक्चर की बात जो आई थी, इसमें ये जो है संशोधन नहीं कर सकती है पार्लियामेंट। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, समय समय पे कौन डिसाइड करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट, माननीय न्याय मतलब न्यायालय जो है हमारा, वो डिसाइड करेंगे। तो ये भी एक मील का पत्थर था जजमेंट, जिसमें कि अपने ही जजमेंट को ओवर रूल किया गया और अभी का जो जजमेंट था वो भी किया गया। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो प्री से बनते हैं और मेंस से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। धन्यवाद।